नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में इससे पहले भी हमने एक वीडियो पढ़ लिया है जिसमें हमने कोशिका की सामान्य जानकारी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करते हैं उसी क्रम में यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इससे पहले हमने क्या किया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात किया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये सारी चीजें जो है सचित्र वर्णन हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे क्या करिए कि उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए, फिर कोशिका के बारे में, इतिहास के बारे में अच्छी से जानकारी समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका यानी सुकेंद्रकीय कोशिका। तो देखिए यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकीय कोशिका क्या होता है हिंदी में सुकेंद्रकीय या पूर्ण विकसित कोशिका जिसे को कहा जाता है। इंग्लिश में से सुकेंद्रकीय कोशिका की संज्ञा यूकैरियोटिक कोशिका की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए जो यूकैरियोटिक शब्द है ये दो शब्दों से बना, यू प्लस कैरियोन। यू प्लस कैरियोन ये लैटिन वर्ड है। यू का अर्थ होता है, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें, ट्रू और वेल डेवलप, और कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। हिंदी में वही अर्थ होता है। ट्रू का अर्थ होता है सत्य, वेल डेवलप का अर्थ होता है पूर्ण विकसित। कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाए, ऐसी कोशिका जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाए, अर्थात केंद्रक पदार्थ केंद्रक आवरण से घिरे, उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं या सुकेंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। अर्थात कह भी सकते हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाए। सत्य केंद्रक का मतलब है कि जो केंद्रक पदार्थ है वो केंद्रक आवरण से घिरे हों, अर्थात उनका जीवद्रव्य जो है दो भागों में बटा होगा, एक होगा कोशिका द्रव्य, दूसरा होगा केंद्रक द्रव्य। ऐसी कोशिकाओं को हम सुकेंद्रकीय कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अब हम लोग बात करें तो जीवाणुओं और नीली हरी शैवाल को छोड़ करके अन्य जितनी भी कोशिकाओं की हम बात करें, वे सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं वर्तमान में। अब आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए आप बात करते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होता है वनस्पति कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। यानी वनस्पतियों में पाए जाने वाली कोशिका को वनस्पति कोशिका कहेंगे और जंतुओं में पाए जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका। अब हम कैसे डिफाइन करें कि कौन वनस्पति कोशिका है, कौन जंतु कोशिका। अब इसके लिए भी क्या है, जंतु और वनस्पति कोशिकाओं को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। जैसे क्या होता है कि वनस्पति जो कोशिका होती है उसमें सबसे बाहर क्या होती है कि कोई नॉर्मल कोशिका होगी तो उसमें क्या होते हैं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि वनस्पति कोशिकाओं की खासियत होती है कि उसमें कोशिका भित्ति के साथ साथ सेलुलोज की बनी हुई एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि सामान्य कोशिकाओं में कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही केवल पाई जाती है। वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका कला के अतिरिक्त उसके बाहर सेलुलोज की बनी हुई एक और भित्ति पाई जाती है जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति की संज्ञा दी जाती है। जबकि एनिमल कोशिकाओं में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला या जीव द्रव्य कला पाई जाती है। के साथ साथ कुछ वनस्पति कोशिका की बात करें तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हरित लवक भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिसमें हरित लवक नहीं पाए जाते, फिर भी उनको हम प्लांट ही मानते हैं, उसको एनिमल नहीं मानते। तो चलिए आज हम लोग जो है वनस्पति कोशिका के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि वनस्पति कोशिकाएं कैसी होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो देखिए हम लोग फिगर की बात करते हैं तो जो वनस्पति कोशिका है इसमें सचित्र इसके आंतरिक भागों की हम बात करें, अगर इसके हम आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ आप जो देख रहे हैं इस वनस्पति कोशिकाओं में वो सेलुलोज की बनी हुई एक परत है जिसे सेल वॉल कहते हैं।
सबसे बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं मोटी बाहर की तरफ, ये सेलुलोज की बनी हुई जो होती है, इसी को हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं, जो वनस्पति कोशिकाओं की एक खासियत होती है। केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में किसी में नहीं पाया जाता। यही कारण है कि जीवाणु कोशिकाओं में सेल वॉल पाए जाने के कारण उसे वनस्पति की संज्ञा दी जाती है, जबकि वो रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि लेकिन उसमें सेल वॉल पाए जाने के कारण उसे क्या कहते हैं, वनस्पति की संज्ञा देते हैं। इसके साथ साथ इसके दूसरा जो लेयर है, इसके आंतरिक साइड में जो कोशिका द्रव्य से सटा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका कला या जीव द्रव्य कला के नाम से जाना जाता है। कोशिका कला या जीव द्रव्य कला का काम होता है कि ये पूरी कोशिका के अंदर जो तरल द्रव्य होते हैं उसको चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करता है। साथ ही साथ यह बहुत ही सेलेक्टिव नेचर का होता है, अर्थात कुछ विशिष्ट प्रकार के ही कणों को आर पार जाने देता है, सभी कणों को आर पार नहीं जाने देता, यानी यह एक बैरियर का काम होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं कि इसके अंदर जो कोशिका कला है और जीव द्रव्य कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक मोटी एक परत के रूप में होती है, एक विभाजक होती है, जगह जगह ये छिद्रित भी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक रेखा के रूप में या लेयर के रूप में करते हैं। अब इसके अंदर की हम बात करें तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी तरल द्रव्य होते हैं उन तरल द्रव्यों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है या जीवन का द्रव्य इसी को कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज की बात करें, यानी जो तरल द्रव्य होता है उसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज जो है डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिसका नाम सार्कोड रखा। बाद में जीव द्रव्य को की खोज परकिंजे नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जीव द्रव्य इसका नाम होना चाहिए, न कि सार्कोडोजी, क्योंकि ये जीवन का द्रव्य है, इसके बिना कोई जीव जीवित या कोई कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाती। जैसे हम कहते हैं कि कोई पौधा अगर लगाते हैं, कोई पौधे की टहनी लगाते हैं, तो जब तक उसमें जीव द्रव्य है तो उसमें जीवित होने की संभावनाएं हैं, उसकी वृद्धि होने की संभावना है। जैसे ही उसका जीव द्रव्य सूख जाएगा, उसको कितनों खाद पानी दे, उसका वृद्धि विकास नहीं हो सकता। यानी कि जब तक पौधे में जीव द्रव्य है तब तक उसमें जीवन की संभावनाएं हैं, बिना जीव द्रव्य का जीवन संभव नहीं है। यही इसीलिए परकिंजे ने उसका नाम जीव द्रव्य रखा। बाकी जीव द्रव्य में डिटेल से अगले वीडियो में बात हम करेंगे, अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। इसमें एक शॉर्ट हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो जीव द्रव्य होते हैं वो दो भागों में होते हैं। एक होता है केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक आवरण से घिरा होता है या न्यूक्लियोप्लाज्म उसी को कहते हैं, जबकि दूसरा जो होता है केंद्रक आवरण के बाहर का जो तरल द्रव्य होता है, मैक्सिमम जो पार्ट कवर करता है, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य या सेल साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये दो प्रकार के भागों में डिवाइड होते हैं। अब हम लोग बात करें कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करता है। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करता है। कोशिका द्रव्य का अध्ययन करने पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है, अंग की समान संरचनाएं दिखाई देती है, ऑर्गेन लाइक, जिसे भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया, उसकी संरचनाएं प्रस्तुत की, उसके कार्य बताए और उन अंग की समान संरचनाओं को, ऑर्गेन लाइक स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं। इन कुछ विशिष्ट कोशिकांगों की हम लोग आज डिस्कस करते हैं थोड़ा शॉर्ट में, फिर अलग से अलग अलग कोशिकांगों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो वनस्पति कोशिका में मुख्यतः पाई जाती है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं जैसे हरित लवक के बारे में, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करते हैं लवक। लवक यानी प्लास्टिड,
प्लास्टिड क्या होते हैं कि ये जो है वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का पिगमेंट या वर्णक होता है जो वनस्पतियों की कोशिकाओं में भिन्न भिन्न रंग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसकी जो खोज किए थे सर्वप्रथम हेकेल नामक साइंटिस्ट ने किया था। यह 3 प्रकार के होते हैं और उन 3 प्रकार में से एक अवर्णी लवक, वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक सामान्यतः जड़ में पाए जाते हैं। वर्णी लवक जो होते हैं जो पुष्पों में, फल में पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करते हैं, लाल, नीला, पीला, जो भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प होते हैं या फल पकने के बाद हो जाते हैं, तो ये उत्पन्न करते हैं। जबकि वही क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसमें एक प्रकार का पिगमेंट क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसके कारण ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, यानी वनस्पति कोशिकाओं को हरा रंग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसकी खोज सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने किया था और इसका कार्य मुख्यतः ये होता है कि यह सूर्य की प्रकाश तरंगों को शोषित करता है और प्रकाश शोषित करके कार्बन वातावरण से ऑक्सीजन लेता है तथा जड़ों द्वारा जल लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वनस्पति कोशिकाओं में भोजन निर्माण का कार्य करता है। इस कारण से इसे वनस्पति कोशिका का रसोई घर कहते हैं, यानी किचन ऑफ द सेल के नाम से क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। इसके बाद हम दूसरे कोशिकाओं की बात करें तो दूसरा होता है वैक्यूल या खाद्य गृहिका या खाद्य धानी के नाम से भी जाना जाता है इसी को। तो वैक्यूल देखेंगे तो ये लगभग 80 से 85% कोशिकाओं के स्थान को या कोशिका द्रव्य के स्थान को कवर करने का कार्य करता है। ये जो होते हैं जंतु कोशिकाओं में छोटे छोटे बूंद की तरह असंख्य संख्या में पाए जाते हैं, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में केवल 1 या 2 पाए जाते हैं। संख्या केवल 1 या 2 होते हैं जो बहुत बड़े आकार में होते हैं, वही जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटे छोटे आकार। ये खाद्य पदार्थों को स्टोर या संचित करने का कार्य करते हैं। खाद्य पदार्थों को या फूड को ये संचित या स्टोर करने का मुख्यतः कार्य करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें दूसरे कोशिकांग के बारे में तो एक होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का चर्चा कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का कोशिकांग होता है जो सभी जंतु और वनस्पति दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में किया था। बाद में 1890 में अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा, जबकि वहीं 1897 में सी वेंडा ने इसकी संरचना के आधार पर इसका नाम बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, क्योंकि यह कुछ कोशिकाओं में धागे नुमा होता था और कुछ कोशिकाओं में कड़ नुमा होता था। इसीलिए लैटिन शब्दों के 2 शब्द लिए, एक माइटस और दूसरा कॉन्ड्रिया। तो उन्हीं दोनों शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं या सूत्र कणिका, यानी सूत्र के समान भी कण के समान भी, इसलिए उसका नाम सूत्र कणिका रखा। यह इसके बारे में बात करें तो यह इसका प्रमुख कार्य यह होता है कि यह कोशिकाओं में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है तथा अगर यदि कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी पड़ती है तो यह एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित किया जाता है वह तुरंत बदल जाता है एडीपी में और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इस कारण से इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसकी से हम लोग बात करें तो ये देख रहे हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी हम बात करें तो खोज जो है सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने 1897-98 में किया था। गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी काय की खोज जो है सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने 1897-98 में किया था और उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही उसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस
या कह सकते हैं गोल्जी बॉडीज रखा। ये लगभग 3 से 5 की संख्या में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो एक तरफ मुड़ी तथा दूसरी तरफ उभरी होती है, यानी कि कॉन्वेक्स कॉनकेव के नाम की तरह से होते हैं। जैसे हथेली एक तरफ उल्टा होता है एक तरफ सीधा, उसी तरह से ये होते हैं। इसका मूल कार्य यह होता है कि यह कोशिकाओं में अगर कोई पदार्थ भटक करके दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, भटके हुए जाते हैं, तो उस भटके हुए पदार्थों को वो ट्यूब्यूल जो होते हैं, इसके जो नलिकाएं हैं, छोटे छोटे खंडों गोलाकार संरचनाओं में टूट जाते हैं, जिसे वेसिकल कहते हैं। और वो वेसिकल क्या करते हैं, उस भटके हुए पदार्थ को पैक करके उसको उचित स्थान पर ले जाकर छोड़ने का कार्य करते हैं। इस कारण से इसे, जिस प्रकार से चौराहों पर पुलिस क्या करते हैं, उनको सही मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं या दिशा निर्देश का काम करते हैं, उसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर कोई कोशिका सही स्थान पर जाने के लिए उनको सही दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस। इस कारण से इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसी के अंदर जो है न्यूक्लियस से सटे हुए कुछ उंगली के समान नलिका के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो कुछ पे दाने के समान कड़े लगे हैं, कुछ इधर हैं जिस पे दाने के समान कड़े नहीं लगे। यानी ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, केंद्रक आवरण से जुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका के नाम से जाना जाता है। अंतःप्रदब्बी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है सर्वप्रथम पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने किया था और बताया कि इसकी जो निर्माण होते हैं सामान्यतः केंद्रक आवरण से होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनकर के यह उंगली के समान संरचनाएं बनाती हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यह 2 प्रकार की होती है। एक होता है RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही जो दूसरा है इसको SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, यानी कि समतल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों कहा जाता है? यानी जिन अंतःप्रदब्बी जालिकाओं के कण पर, अंतःप्रदब्बी जालिका के ऊपर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं, तो उनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, खुरदुरी होती है। इस कारण से उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तथा जिन पर यह जुड़े नहीं रहते हैं उनकी सतह स्मूथ या चिकनी होती है। इस कारण से उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में हम बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो यह राइबोसोम के साथ मिलकर के, जब प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण करना होता है तो राइबोसोम इसकी सतह से जुड़ जाते हैं, ऐसे सामान्यतः इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो जब हमारी कोशिका में प्रोटीन निर्माण करना होता है तो राइबोसोम के कण आकर के इसकी सतह पर जुड़ जाते हैं। अर्थात ये कहने की बात यह है कि इसका मूल कार्य क्या है, तो यह प्रोटीन के साथ मिल करके हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण, यह राइबोसोम के साथ, सॉरी, ये अंतःप्रदब्बी जो जालिका होता है ये राइबोसोम के साथ मिल करके हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इस कारण से इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी तरह से हम लोग बात करें तो राइबोसोम की बात करते हैं। तो राइबोसोम यानी छोटे छोटे कण के रूप में आप देख रहे हैं, कुछ इंडोप्लाज्मिक सतह पर जुड़े हैं, कुछ कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए हैं। तो राइबोसोम की जो हम लोग बात करें तो राइबोसोम की खोज जो है रॉबिन्सन नामक साइंटिस्ट ने किया था, रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था, जबकि वहीं पैलाडे ने 1955 में इसका नाम राइबोसोम रखा। पैलाडे ने इसका नाम राइबोसोम रखा। राइबोसोम जो होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S जो राइबोसोम होता है यह हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इस राइबोसोम जो हम बात करें तो इसका कार्य यह होता है कि यह प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के प्रोटीन निर्माण करता है। अर्थात
कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण में यह सहायक होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा केंद्रक। इसके बाद जो बचा टॉपिक वो हमारा है केंद्रक। केंद्रक जो होते हैं कोशिका द्रव्य में एक सघन क्षेत्र होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक की खोज जो है सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था। इस केंद्रक के अंदर एक झिल्लीनुमा आवरण से यह पृथक होता है जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं तथा इसमें अनेक धागे के समान संरचनाएं होती है। केंद्रक के अंदर अनेक धागे के समान संरचनाएं दिख रही हैं नीचे ऊपर। तो इन धागे के समान संरचनाओं को क्रोमैटिन धागे कहते हैं। यही क्रोमैटिन धागे परस्पर मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करती है। गुणसूत्र का निर्माण, इसके अंदर भी सघन क्षेत्र होता है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका या केंद्रकाव इसी को केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस की खोज जो है अगर हम बात करें तो फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने सन 1774 ईस्वी में किया। यानी केंद्रक से पहले केंद्रिका की खोज फोंटाना ने कर दिया था, जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी सघन क्षेत्र। केंद्रक का काम क्या होता है कि जैसे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसी प्रकार से हमारी पूरी कोशिकाओं को नियंत्रित या संचित करने का या नियंत्रित करने का या कंट्रोल करने का कार्य करती है। साथ ही साथ जैसे मस्तिष्क हमारी कुछ सूचनाओं को संचित करता है, स्टोर करता है, उसी तरह से हमारा केंद्रक भी पूरी कोशिका के सूचना को, संदेश को संचित करता है। साथ ही साथ यह आनुवांशिक लक्षणों को भी संचित करता है और आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का भी कार्य करता है। इसके अंदर जो धागे के समान संरचनाएं हैं जिसे क्रोमैटिन धागे कहते हैं। ये क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं जिसमें डीएनए के कण पाए जाते हैं। तो केंद्रक का अलग से हम वीडियो बनाएंगे तो इसमें सारी चीजें बात होगी कि गुणसूत्र क्या होते हैं, क्या काम होते हैं, मानव में कितने होते हैं, अन्य जंतुओं में कितने होते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कोशिकाओं में, इसमें तो फिगर में नहीं दिया है, कोशिकाओं में जो वेसिकल होते हैं उसी तरह से छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं बिखरी हुई, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम इसमें तो फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग बात कर देते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को हिंदी में हम लोग लयनकाय कहते हैं। तो लयनकाय या लाइसोसोम जो होता है, इसकी बात करें तो इसका खोज जो है सर्वप्रथम डी ड्यूब नामक साइंटिस्ट ने सन 1945 ईस्वी में किया था। लयनकाय या लाइसोसोम की खोज जो है सर्वप्रथम डी ड्यूब नामक साइंटिस्ट ने 1945 में किया था। इसमें क्या होते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो अगर कोई हानिकारक जीवाणु, वायरस या पदार्थ कोशिका द्रव्य के अंदर पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, उसके पास पहुंच करके उसकी पहचान करता है और पहचान करके अगर हानिकारक है तो उसको नष्ट करता है। अब नष्ट कैसे करता है, उस हानिकारक पदार्थ या जीवाणु के पास पहुंच करके ये फट जाता है। जैसे ही बर्स्ट होगा, फटेगा, उसके एंजाइम बाहर निकलेंगे। अब उस एंजाइम क्या करेगा, उस हानिकारक जीवाणु या वायरस को डाइजेस्ट कर जाएगा, नष्ट कर जाएगा। साथ ही साथ वो जो वेसिकल है यानी कि जो लाइसोसोम है वो भी नष्ट हो जाएगा। जो एक लाइसोसोम है, ऐसे अनेक होते हैं, एक वह जो लाइसोसोम होगा वो खुद को नष्ट कर लेगा, साथ ही साथ उसको भी नष्ट कर देगा। इस कारण से इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या हो, अपने शरीर में बम बांध करके जाए दूसरे शरीर व्यक्ति के पास या भीड़ में क्या करे, फोड़ दे, तो वहां पे कुछ लोगों को मार देगा और अपने आप को भी मार लेगा। जैसे आप लोग सुने होंगे कि आतंकवादी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ऐसा ही करते हैं। तो ये खुद को नष्ट कर लेता है, उसको नष्ट करने के साथ साथ इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया कोशिका के अंदर, जो वनस्पति कोशिका के बारे में हम लोगों ने जाना और जाना। इसे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जंतु कोशिकाओं के बारे में। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग बारी बारी से विभिन्न जो कोशिकांग हैं उनके अलग अलग फिगर कैसे होते हैं, किसने खोज किया, मूल कार्य क्या हुआ था, कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। और अगर इसी तरह का पूरी वीडियो देखना चाह रहे हैं, नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।